अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक हमारे सामने है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स जो है उसकी कितनी टाइप्स होती है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी किस्मों के होते हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है हम उन मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ तो जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो पहले नंबर पर जो मैट्रिक्स मैंने रखे आपको समझाने के लिए वो रो मैट्रिक्स है। तो अब पहला सवाल तो यहाँ पर यही पैदा हो जाता है कि सर रो किसे कहते हैं। तो देखिए, रो जब भी वर्ड मैट्रिक्स के अंदर रो आए तो आपके माइंड में आनी चाहिए एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन से मुराद क्या है कि अगर आपको इकट्ठा बता दूं, बिकॉज कॉलम भी नीचे है, तो एक हॉरिजेंटल लाइन के अंदर अगर डिजिट्स लिखे हों जैसे कि यहाँ लिखे हों तो उसको बोलते हैं रो। और ऐसे अगर वर्टिकल लाइन के अंदर डिजिट्स लिखे हों तो उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अब ये बात याद रखिएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, जब उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो। जैसे कि ये एक रो हो रही, अगर यहाँ पे और डिजिट्स होते जैसे इधर, फिर इधर और होते, फिर इधर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता तो 3 रोज होती। लेकिन रो मैट्रिक्स में आपने याद रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ओनली वन रो होगी उसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉलम भी बिल्कुल ऐसे ही है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त कहलाता है इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो जिस तरह एक हॉरिजेंटल यानी एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, और इस तरह एक किसी भी मैट्रिक्स अगर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है एक कॉलम पर या एक लाइन पर जिसके अंदर सिर्फ डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी आसान सा था। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अब बात होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स जो है उस वक्त रेक्टेंगुलर कहलाता है इफ़ द नंबर ऑफ रोज, यानी कि उस मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद है इज़ नॉट इक्वल, वो बराबर ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज की जो तादाद है और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। मिसाल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसके अंदर कितनी रोज है, इसके अंदर 1 2 3 3 रोज हैं, और इसके अंदर कॉलम अगर गिने कॉलम कितने हैं तो 1 2, तो 3 कॉलम है और 2 रोज है। तो इट्स मीन के यानी कि ये रेक्टेंगुलर कहलाया बिकॉज इनमें दोनों की तादाद मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर इसकी बात करूँ तो इसमें देखे जाए तो एक रो ये है, एक रो ये है। ठीक है, तो 2 रो है, और कॉलम अगर बात करूं तो 1 2 3 3 कॉलम है। तो यानी रोज और कॉलम्स की तादाद अलग अलग है, यानी ये 2/3 है। ठीक है, तो इट्स मीन के ये भी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। इसी तरह इसके अंदर देखें तो रोज कितनी है, एक रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। तो ये भी रोज और कॉलम जो है तादाद में या नंबर्स में एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट्स वाई कि ये भी रेक्टेंगुलर कहलाएगा। इसी तरह इसके अंदर रोज 1 2 3 रोज हैं जबकि एक कॉलम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर। तो इस तरह आप लोगों को आई होप कि रेक्टेंगुलर आसान सी बात है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है रेक्टेंगुलर कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू अ स्क्वायर। कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ द नंबर ऑफ रोज, के नंबर ऑफ रोज जो हैं उस मैट्रिक्स में इज इक्वल, वो बराबर हों किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे तब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखें तो देखिए, 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर 3 रोज हैं, और अगर इसको कॉलम्स देखें तो 1 2 3 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह लास्ट में ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, अगर किसी यानी कि मैट्रिक्स के अंदर एक डिजिट लिखा हुआ है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंक्लूड करते हैं या कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि रोज़ और कॉलम अगर आपस में बराबर होंगे तो स्क्वायर कहलाएगा, और अगर बराबर नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। आगे चलें तो अब ज़ीरो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो। कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, इसके अंदर जो डिजिट्स हैं उनको इंट्रीज भी कहा जाता है और एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है जब उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स या इंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हों। जैसे आप देखें कि चाहे जितनी रोज़ और कॉलम हों, लेकिन हों सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, तभी वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तरफ कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उसके इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि उलट, यानी कि रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलने को प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को किस में बदल दें, कॉलम में, या फिर ठीक है कॉलम्स को बदल दो रोज के अंदर, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना कहा जाता है। मिसाल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर इसको देखें हम तो अब देखिए ये एक मैट्रिक्स ए है। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको उसके नाम के ऊपर जो है छोटा सा टी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, तो इस ए का हमने ट्रांसपोज लिया, तो बेसिकली अब इसके अंदर रो क्या है 1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3, तो ये यहाँ पे रो है और दूसरी तरफ ट्रांसपोज लेने के बाद कॉलम में बदल गया। इसी तरह यहाँ पर जो है 2 1 0 ये हमारे पास रो है। अगर इधर देखें तो ये 2 1 0 जो है कॉलम बन गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड रो कौन सी है, -1 4 और -2। इधर देखें तो ये -1 4 और -2। तो बेसिकली पता क्या चला, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रोज में बदल दो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देख लीजिए, ये रो थी तो ये हमने कॉलम बना दिया, ये भी रो थी तो ये हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह इसमें एक रो थी तो रो मैट्रिक्स है, इसका जब सी ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लिया तो इस रो को एक कॉलम में बदल दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कहलाएगा। तो इसके बाद चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कैसे मालूम किया जाता है। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है जो कि कौन सा है ए। ठीक है, देन इट्स नेगेटिव, और उसी ए मैट्रिक्स का जब नेगेटिव लेंगे यानी कि -a लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे a है तो इसका नेगेटिव क्या होगा -a। जैसे a का ऊपर छोटा सा t डाल देते थे तो वो ट्रांसपोज, इसी तरह a से पहले माइनस डाल दो तो इट्स मीन कि हमने पिछले मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया है। तो अगर कोई मैट्रिक्स a हो और उसका नेगेटिव मालूम करना, तो वो नेगेटिव a जो है इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ a। तो वो जितने भी जिसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है ना, उसके सारे साइंस बदल देंगे। मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स ए था, इसके अंदर ए यहाँ पे 1 जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में। इसी तरह ये -2 है तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया यानी कि पॉजिटिव में, यानी माइनस था तो प्लस में हो गया। इसी तरह यहाँ प्लस था तो ये माइनस में हो गया। इसी तरह 4 था तो माइनस में। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जितनी एंट्रीज और एलिमेंट्स थे उन सबके साइंस बदल दिए, और साथ में क्या किया कि जिसका भी फॉर एग्जांपल अगर मैं b का नेगेटिव मालूम करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा -b। ठीक है, तो बस साइंस बदल दो उसके और उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो ही सिमेट्रिक होगा। इससे क्या पता चला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ के लिए शर्त एक चीज़ ये भी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मतलब जितनी रोज हैं उतनी कॉलम होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी शर्त इसकी क्या होती है, इफ इट इज इक्वल, अगर वो मैट्रिक्स इक्वल होगा किसके, इट्स ट्रांसपोज के। क्या मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा तभी वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स ऑफ ए जो है वो सिमेट्रिक होगा इफ अगर उसका ट्रांसपोज ले लो तो वो पहले जिसका ट्रांसपोज लिया था ना वो उसके बराबर ही हो जाए। तो मिसाल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो थोड़ी कमी रह गई है। मिसाल के तौर पर ये m जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका मैं ट्रांसपोज लूँ m का, तो मेरे पास दोबारा से यही आंसर आना चाहिए। तो अगर इसका मैं ये नीचे ट्रांसपोज लिया हो एग्जांपल में, ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि ये रो थी इसको देखो कॉलम में बदल दिया, ये भी रो थी इसको कॉलम में बदल दिया, ये भी रो थी इसको भी कॉलम में बदल दिया। तो बेसिकली नीचे जो है हमने क्या साबित हुआ कि ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद भी नंबर्स वैसे के वैसी इंट्रीज हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे 2 - 1 4 है, यहाँ पे भी 2 - 1 4 है, यहाँ पे 3 4 0 है, यहाँ पे भी 3 4 0 है।
तो ट्रांसपोज लेने के बाद बिकॉज ये सेम है इसीलिए 10 लिहाजा M इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के M जो है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल भी है कि जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये A मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखिए बराबर नहीं है, इधर 2 1 3 है, इधर 2 -1 और 3 है, तो इट्स मीन आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इज नॉट इक्वल टू A, इसीलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, तो अब हमारे सामने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है उसकी पहली शर्त क्या कि वो स्क्वायर होना चाहिए पिछले सिमेट्रिक की तरह, और दूसरी शर्त क्या है कि वो उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब के जिसका हम यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मालूम कर रहे हैं उसमें उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए वो -A के बराबर आना चाहिए। ये बात आपको ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, इसका अगर तो दो काम करूँगा मैं। पहले क्या करूँगा, पहले मैं ट्रांसपोज लूँगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स का जिसको हमने मालूम करने की स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे क्या करूँगा, उसका नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स मालूम करूँगा। जैसे इधर A था तो इट्स मीन पहले नंबर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रांसपोज मालूम करूँगा, दूसरे नंबर पे क्या मालूम करूँगा, इसका -A मालूम करूँगा। तो इस A का अगर ये और ये मैं दोनों मालूम कर लूँगा और उसके बाद यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, यानी कि A ट्रांसपोज अगर आ गया -A के, तो उस सूरत में ये कहलाएगा, ये वाला A जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसीलिए इसके फार्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जिसका आप ये स्क्यू सिमेट्रिक मालूम कर रहे हो वो इस फार्मूले पे पूरा उतरना चाहिए, इस इक्वेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसके लिए भी जो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, के कोई भी मैट्रिक्स A जो है, मिसाल के तौर पर नाम रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ एटलीस्ट, तो कम अज कम, ठीक है, एनी ऑफ वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, तो जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम से कम एक। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा हुआ कि सर डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, तो पहले तो इसका जवाब समझना होगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स है ना, तो ऐसे जो एंट्रीज होती हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। इधर से ऐसी जो होगी उसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी जो होगी उसको डायगोनल बोलेंगे, इधर से ये, इधर से ये। तो ये जो हाईलाइट मैंने एंट्रीज की है ना, इन एंट्रीज को बोला जाता है डायगोनल एंट्रीज। अब उस ऊपर वाली बात को समझते हैं कि वो क्या कह रहा था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक, ठीक है, एक एंट्री इज नॉट जीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। और दूसरी शर्त क्या है कि बाकी जितनी नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हों। तो अब नॉन जीरो यानी कि एंट्रीज कौन सी हैं, वो ये हैं, ये देखिए, ये 3 0, ये 3 0, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, यानी इस लाइन के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो दो शर्त हैं इसकी। पहली शर्त क्या है कि जो डायगोनल एंट्री है उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एंट्री या नंबर होना चाहिए या एलिमेंट होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, वो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए ऑलवेज। ठीक है, इसीलिए अगर आप गौर करो, दोबारा से गौर करवाता हूँ कि ये देखिए नॉन ज़ीरो जो है, नॉन डायगोनल जो है वो सारी तीनों के अंदर ज़ीरो हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है वो ये सारी के सारे जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो है और जो डायगोनल है उनमें कम से कम, अब इसके अंदर दो नॉन ज़ीरो नंबर हैं तो इसलिए ये हो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ओनली 3 होता तब भी काम चल जाता। ठीक है, तो इधर तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो भी सही है, इधर भी तीनों नॉन ज़ीरो हैं तो भी सही है। तो डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल जो ऐसे लाइनें होती हैं इसके अंदर कम से कम एक नंबर होना चाहिए ज़ीरो के अलावा, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए सादा लफ्ज़ों में। तो आई होप डायगोनल मैट्रिक्स जो है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के
अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स के लिए यानी कि ये बात की जा रही है कि जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ज़रूर होगा। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर उस वक्त कहलाएगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, जब सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हो, सेम हो एंड नॉन ज़ीरो हो। तो दो शर्त है कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, पहली शर्त, और दूसरा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इस एग्जांपल के अंदर। तो देखें ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये सारी की सारी सेम है और ज़ीरो भी नहीं है, तो इट मीन ये ए जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी जो है वो भी स्केलर है, बिकॉज डायगोनल एंट्रीज सेम है और बाकी जो है और डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो भी नहीं है। इसी तरह ये 5 जो है ये भी स्केलर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज इसमें जो डायगोनल एंट्री, बिकॉज एक ही नंबर है तो ये ही डायगोनल एंट्री हो गया और ये नॉन ज़ीरो भी हो गया, तो ये भी इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो ये भी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स इस कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट, यानी इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है, एंड इट्स डिनोटेड बाय आई, ठीक है, ये आई है ऐसे। तो ये सबसे आसान है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज, उसमें क्या था कि एक जैसी होनी चाहिए। इसमें ये शर्त कहता है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो होनी ही 1 चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हमेशा आई सी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह सी जो है ये 1 है तो इट्स मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये C1 यानी कि इसमें 1 है तो ये आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यानी कि इसको मैं मार्कर से, यानी ये 5 है, यानी यहाँ पे C 5 के इक्वल है, ये स्केलर कहला रहा है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी में C जो है 1 के इक्वल है, लेकिन ये आइडेंटिटी कहला रहा है। क्यों? आई होप पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि डायगोनल एंट्री में अगर 1 होगा तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा, अदरवाइज कोई और नंबर होगा तो वो स्केलर कहलाएगा। तो आई होप आज की ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा, और बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक करिएगा इसे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर ये छोटा नज़र आ रहा है या धुंधला नज़र आ रहा है तो अपनी किताब साथ खोल कर रख लीजिए, उसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मेरी बात सुनते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है नीचे दिए गए मैट्रिसेस के अंदर, रॉ मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं, और नल या ज़ीरो मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा मैट्रिक्स है हमारा? ए। अगर ए में देखें तो क्या है, सारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो अब सारे एलिमेंट्स या फिर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। आई थिंक इसको नल ही पढ़ते हैं, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं तो इसे ज़ीरो मैट्रिक्स ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यानी ए जो है हमारा क्या कहलाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स। इसी तरह बी की तरफ चलें तो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी एक रो के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो बिकॉज इसके अंदर एक रो के अंदर लिखी हुई है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं एक कॉलम की सूरत में लिखी हुई हैं तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप पीछे आप लोगों ने डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं उनको अच्छे से समझा होगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। आगे चलें तो अब डी मैट्रिक्स के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर 1 1 है। तो ऐसे में अगर 1 1 होता है तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके अंदर एक ही एंट्री और वो ज़ीरो है, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी एंट्री ज़ीरो हों तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और एफ़ की तरफ चलें तो इसमें भी कॉलम है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैंने सोचा आपको बता दूं कि इसके आंसर आप ऐसे ही मत लिख दीजिएगा। अपनी नोटबुक पे आप इस तरह से लिखेंगे कि ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, बी इज़ अ रॉ मैट्रिक्स, सी इज़ अ
कॉलम मैट्रिक्स, डी इज़ अ यूनिट और आइडेंटिटी दोनों एक ही मैट्रिक्स के नाम होते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ई इज़ अ नल और एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। आप ऐसे यानी कि ऐसे नहीं इसको लिख सकते, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। जितने भी ये मैट्रिसेस के नाम है नीचे दिए गए मैट्रिसेस में बताइए कि ये नाम किसके साथ लिखना चाहिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जैसे नंबर 1 है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनके अंदर से देख के हमने बताना है, ठीक है। तो मैं नीचे क्या किया है, मैंने नीचे सारे नाम लिख दिए हैं, इनके आगे मैं नंबर लिख दूंगा कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले तो ढूंढते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रोज की तादाद जो होती है बराबर होती है, उन्हें स्क्वायर बोलते हैं। तो एक तो 3 हो गया, और कौन सा हो गया, 4 हो गया, और इसके अलावा 8 हो गया, बिकॉज इधर भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो 3 मैट्रिक्स यानी 3 मैट्रिक्स ऐसे हैं ऊपर जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एक तो थर्ड का नाम, इसके अलावा फोर्थ का नाम, और इसके अलावा मैं 8 का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, उन्हें रेक्टेंगुलर कहा जाता है। तो ढूंढते हैं ऊपर, नंबर 1 ए जो है वो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हो गया। इसी तरह ये भी हो गया हमारा रेक्टेंगुलर, बिकॉज इधर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। आगे चलें तो ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट रोज डिफरेंट कॉलम। इसके अलावा ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ लिख लें। क्यों इतने सारे हैं, बिकॉज इसमें भी देखें तो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये सारे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 इधर आ जाएगा पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे सेकंड आ जाएगा, थर्ड पे हमारे पास 5th आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास 6th भी आ जाएगा, और 7 भी आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 9 मैट्रिक्स नंबर जो है ये भी आ जाएगा। तो आई होप ये आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि रो मैट्रिक्स इसमें से कौन सा है। तो रो जिसमें एक लाइन या एक ही लाइन में नंबर्स लिखे हों, तो जैसे एक ये हो गया रो मैट्रिक्स, इसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा ओनली 6। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की तरफ चलूँ तो कॉलम वो होता है जो एक लंबी लाइन में लिखा हो, तो जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये 2 कॉलम हो गए, इसके अलावा और कोई कॉलम नहीं है। तो इधर आ जाएगा 2 और 7, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 एंड ये आ गया हमारे पास 7। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 होती है। तो ऐसा ढूंढें, तो अगर इसमें से कोई मिलता है, अगर देखें तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज देखें ऐसे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो इसमें 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स ऐसा है, तो इधर लिख देंगे सिंपल 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था आपको, इधर 4 लिख दिया। लास्ट में 0 मैट्रिक्स कौन सा है, जिसमें सारे एंट्रीज 0 हों, तो वो तो एक ही नज़र आ रहा है आपको लास्ट वाला। तो इधर आ जाएगा हमारे पास लास्ट में नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 9। तो सफाई आज थोड़ी सी नहीं आ रही, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप लेकिन आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से सारे मैट्रिसेस जो हैं आपने चेक कर लिए। कुछ गलती होगी तो इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन समझ में आप लोगों को ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं नीचे आइडेंटिफाई करना है उसमें से क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नीचे मैंने हेडिंग्स भी लिख दी हैं, तो उनके सामने पिछले क्वेश्चन की तरह लिख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स होता कौन सा है। तो स्केलर मैट्रिक्स पीछे डेफिनेशन आपने देखी होगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है, और बाकी एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती है। तो अगर गौर से देखें तो मैट्रिक्स ए जो है इसमें डायगोनल एंट्रीज 4 4 है, तो ये एक जैसी हैं, और बाकी एंट्रीज 0 है, तो एक तो हो गया हमारे पास ए। इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा सी भी है। सी में दोनों एंट्रीज एक जैसी हैं, लेकिन अगर दोनों डायगोनल एंट्रीज या जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होती हैं एक जैसी हों, बट
अगर 1 होगी ना तो वो कभी भी स्केलर नहीं होगा, वो आइडेंटिटी चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम स्केलर कंसीडर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे कि 5 में से 3 गए तो कितना आ गया, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और 1 में 1 ऐड कर दो तो 2। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं, बाकी जो है वो 0 हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई। तो ए ई जो है वो हमारा स्केलर हो गया। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास एक ही है सी। इसके अलावा देखें आप कोई भी नहीं है, इधर 3 आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, सी। इसके बाद लास्ट में डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस कौन से हैं इसमें, तो अगर आप गौर से देखें डायगोनल मैट्रिक्स पहले कहते किसको हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसमें एक नंबर जो है कम से कम नॉन ज़ीरो हो, वो डायगोनल होता है। तो ऐसे में आप देखते हैं कौन कौन सा है। तो अगर इधर गौर से देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं और इसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इसमें तो दोनों ही नॉन ज़ीरो, तो कोई फ़र्क नहीं। यानी ये शर्त नहीं है कि बस ये शर्त है लोएस्ट फॉर्म में कि कम से कम एक डायगोनल एंट्रीज में नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ये अब बेशक सारे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम एक होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसलिए एक तो ए लिख देंगे यहाँ पर। अगर इसके बाद देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके अंदर कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो दोनों ही नॉन ज़ीरो है, तो इट्स मीन के ये भी डायगोनल एंट्रीज है। इधर देखें तो ये जो है ये भी डायगोनल एंट्री है। क्यों, क्योंकि इसमें भी नॉन ज़ीरो है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा इधर देखें तो इधर भी एक नॉन ज़ीरो है जो कि 3 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और इधर देखें तो इधर भी नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल हो गया। तो इट्स मीन सारे जो हैं वो डायगोनल हैं, तो इसलिए सारों के नाम लिख दो, ए बी सी डी और ए। तो ये सारे डायगोनल मैट्रिसेस हो गए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। कि जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी और ई, इन सब का आपने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज के सारे साइन बदल दो तो उसे नेगेटिव मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसको करते कैसे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है हमारे सामने, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहले डालता हूँ ब्रैकेट्स क्योंकि 3 है, और उसके बाद 1 0 -1 और यहाँ पे आ जाएगी एक और। ब्रैकेट डालने में काफ़ी मुश्किल होती है, और यहाँ पे आ गया ए। तो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। अब हमने इसका नेगेटिव मालूम करना है, तो सबसे पहले एंट्रीज बदलते हैं ना इसकी। तो यहाँ पे आ गई स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हो गया -1 +1 था, तो ये 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब -1 जो है +1 में बदल जाएगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाहर माइनस हो गया और अंदर ये वैसे का वैसा, और ऐसे में एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। तो ये यहाँ पे ये हो गया। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी नेगेटिव मैट्रिक्स लेते हैं तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसके साथ माइनस लिख देते हैं। ये माइनस शो करता है कि हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया है। इसके बाद आगे चलें तो अब ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -a हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर -1 0 और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, या बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। तो राइटिंग मेरी कुछ खास अच्छी नहीं आ रही क्योंकि ये लंबी लंबी लाइनें डालना ना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन समझ आपको आ रही होगी। तो इसी तरह बाकी सब मालूम करेंगे, तो मैं बाकी करता हूँ। तो अब बी का नेगेटिव मालूम करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा b, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 -1 2 1, और इधर मैं डाल दूँगा ऐसे लाइन। और उसके बाद अब इसका माइनस मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूँगा -b और इधर सबके साइंस बदल दूँगा। तो प्लस का 3 था तो ये तो हो गया -3 माइनस इंटू -1, और यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो एक स्टेप और डाल देता हूँ। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप डाल दूँ। जिसको समझ में आ जाती है वो इस स्टेप्स को छोड़ दे, लेकिन जिसको नहीं समझ में आती ऐसे अच्छा लगता है तो वो इसको फॉलो कर ले। तो ये हमारा नेगेटिव बी हमने मालूम कर लिया। ठीक इसी तरह बाकी भी होगा, वो भी करके दिखा देता हूँ। डी कर देते हैं। सी तो बिल्कुल वैसा है। अगर डी को करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -4
2 5 और इधर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस डी लिख देंगे जिससे साबित हो जाएगा कि माइनस, हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाहर तो अंदर -3, क्योंकि सबके साइन बदलने हैं, प्लस तो लिखते नहीं है तो ये ऐसे भी चल जाएगा। ये माइनस इंटू -4 और यहाँ पे आ जाएगा -5 क्योंकि साइन बदल गया। ठीक है, आगे चलें तो अब ये फर्दर इसको, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी हमारी और माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया और यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -5 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये -d। तो ये ही इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट वाला ई कर देता हूँ जल्दी से ताकि आपको चलो और आसानी हो जाएगी। ई किसके बराबर है, ई बराबर है 1 -5 2 3 और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा -c और इधर आ जाएगा हमारे पास -1, डायरेक्ट कर देते हैं, ये माइनस था तो प्लस में हो गया, -2 -3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज, कि आप ट्रांसपोज मालूम करो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैट्रिसेस दिए गए हैं उन सब का। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि सर ट्रांसपोज किसे कहते हैं। तो वीडियो के शुरू में आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ को कॉलम में बदलना या फिर कॉलम्स को रोज़ में बदलने को बोलते हैं ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स नंबर ए है, इसके अंदर एक रो है, सॉरी एक कॉलम है, तो इसको रो में बदल दूंगा तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा। और ट्रांसपोज को जाहिर कैसे करते हैं, ट्रांसपोज को जाहिर करते हैं जैसे ए का ट्रांसपोज लेना है तो मैंने ए के ऊपर डाल दूंगा छोटा सा टी, इसका मतलब मैं ए का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। रो को मैंने कॉलम में बदलना है, सॉरी कॉलम को रो में बदलना है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से आ गई, सॉरी थोड़ी टेढ़ी डल गई, अगर सीधी करूँ तो ये हो गई, और उसके बाद 0 1 -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए कि मैंने इसको, ये कॉलम में था, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने रो में चेंज कर दिया, तो ये इट्स मीन के मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बी मैट्रिक्स जो है आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब ये इसका मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर बी लिख के इसके ऊपर छोटा सा टी लिख दूंगा और इसके बाद इक्वल का यहाँ पे सिंबल डाल के, अब रो है तो रो को किस में बदलना होता है, कॉलम में, तो यहाँ पे डाल दूंगा एक स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दूंगा 5, यहाँ पे लिख दूंगा 1 और यहाँ पे लिख दूंगा -6 और ये कर दूंगा क्लोज। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने रो को जो है वो कॉलम में बदल दिया, दैट मीन कि मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर सी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो मैं सबसे पहले सी के ऊपर छोटा सा टी डाल दूंगा और जितने भी इस मैट्रिक्स में रोज़ हैं उनको मैं कॉलम में बदल दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बदल के दिखाऊं आपको, तो फर्स्ट में रो क्या थी हमारी, ये थी। ठीक है, तो इसको कॉलम में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी कि 1 2। ठीक है, और इसके बाद एक रो ये थी, इसको कॉलम में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 2 -1। इसी तरह एक रो ये थी, इसको कॉलम में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा 3 0। तो जितनी भी रोज़ थी उसको मैंने क्या बदला, कॉलम में बदल दिया। तो बेसिकली फिर मैंने क्या किया कि इस पूरे का ट्रांसपोज ले लिया, यही इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो डी मैट्रिक्स हमारे सामने, इसका अगर ट्रांसपोज लूँ तो इसका कैसे लूँगा, तो सबसे पहले मैं डी के ऊपर टी डाल दूंगा जो कि ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा और रोज़ को कॉलम में बदल लूँगा। तो ये रो थी, इसको कॉलम में बदलूँ तो ये हो जाएगा 2 3 और इसी तरह ये रो थी, इसको अगर कॉलम में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 5 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यही इसका आंसर कहलाएगा। तो ई मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, इसका ट्रांसपोज लूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ई के ऊपर डाल दूँगा टी और उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा -4 5। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, अब के मैंने बाद में बता रहा हूँ कि ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये रो थी, ये कॉलम बन गया। तो इस तरह ये भी हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोज के अंदर। तो हमारे सामने एफ मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, अगर इसके ट्रांसपोज लूँ तो ये एफ के ऊपर छोटा टी डाल दिया और रो को कॉलम में बदलूँ तो ये रो थी। ठीक है, इसको कॉलम में चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 3 4 को ये यहाँ पे आ जाएगा और
यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान सा था। ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोज को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसीलिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पर, क्योंकि ये अगर जिसको अच्छे से आ गए ना वो 1.5 और 6 अच्छे से आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि वेरीफाई डैट, आपने साबित करके दिखाना है अगर ए मैट्रिक्स जो है इसके बराबर हो और बी मैट्रिक्स जो है अगर इसके बराबर हो, तो आपने प्रूव करके ये दो इक्वेशंस दिखानी है या ये दो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले से लिख रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लूँगा। सोल्यूशन लिखने के बाद ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ऊपर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो क्वेश्चन में ऊपर बताया गया 1 2 और 0 1, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 1 2 0 1। ठीक है, और ये ऐसे हो गया। अब मुझे ए ट्रांसपोज मालूम करना है ना इसका, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज मालूम कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा ए टी, और ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा कि जो रो थी वो कॉलम बन गई, नीचे वाली रो जो है वो भी कॉलम बन गई। अगेन से समझ में नहीं आया तो ये रो थी कॉलम बन गया, ये भी रो थी कॉलम बन गया। तो अगला भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ए ट्रांसपोज तो आ गया, बट अगर इधर गौर से देखो तो ए ट्रांसपोज मालूम करने के बाद उसका भी ट्रांसपोज मालूम करना है, तो इसलिए हम इसको दोबारा से इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और इधर लिखूँगा मैं रो को कॉलम में बदल दो 1 0 2 1, और ये हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। अब गौर से देखिए कि ये है 1 2 0 1 के बराबर, और ए किसके बराबर है, अगर ए की तरफ रखूँ यहाँ पे ये देखें 1 2 0 1 के बराबर। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये ए और ये भी इक्वल हुए। और क्वेश्चन हमारा क्या था, यही तो था कि ये दोनों प्रूफ करके दिखाना था कि ये आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कुछ घबरा ना जाए कि ये इधर लिखना था सर और ये इधर लिखना था, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कोई भी पहले लिखो कोई भी बाद में लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो सेम ए की जगह बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इधर इक्वल बी, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो ऊपर देखिए तो बी ट्रांसपोज ये है 1 1, ये वाला 1 1 2 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 1 2 0। ठीक है, आई होप दोबारा से देख लेता हूँ, यही था ना 1 1 2 0। ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें अगर थोड़ी सी भी इधर उधर नंबर हो जाए ना, पूरा मेहनत और पूरा सवाल गलत हो जाता है। अब इसके बाद इसका भी पिछले की तरह ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 2 0। ये ट्रांसपोज मैंने ले लिया, और उसके बाद अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा दोबारा से 1 2 और 1 0, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब चेक कर लेते हैं, चेक करें तो देखें ये और ये अगर आपस में इक्वल है तो ये बी और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी इक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि सो प्रूव्ड बी इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गई फाइनली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, दोस्तों से शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।